हेलो साथियों, वेलकम टू जियो चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है साल 2026 आपके लिए नई ऊर्जा, नए विचार और नई सफलता लेकर आए। बाकी मैं आप सभी के लिए लगातार नई और सच्ची जानकारी लाता रहूंगा। अब देखिए, बांग्लादेश पहुंचते ही भारत के विदेश मंत्री ने किस तरह बड़े बड़े कूटनीतिक धमाके किए, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर साहब ने बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मुलाकात कर ली है। और ये मुलाकात खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई, जो अपने आप में चौंकाने वाली मानी जा रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मुलाकात की तस्वीर न तो भारत की तरफ से साझा की गई और न ही पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि ये तस्वीर किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए सामने आई। और अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जिसने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त धमाका हुआ है और कई लोग इस मुलाकात को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने बांग्लादेश के संभावित अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की है, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, उसे देखकर ये संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश के आने वाले चुनावों से पहले भारत अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी बीच कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर खालिदा जिया भारत विरोधी थीं, तो फिर उनके अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री क्यों पहुंचे। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये बात सच है कि खालिदा जिया को चीन के काफी करीब माना जाता था और भारत के साथ उनका टकराव लंबे समय तक बना रहा। उन्होंने बांग्लादेश की जमीन से होकर भारत को रास्ता देने का विरोध किया था, जिसके कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्य काफी हद तक अलग थलग पड़ गए थे। और साल 2018 की एक रैली में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बांग्लादेश को भारत का राज्य नहीं बनने दिया जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई भारत विरोधी बयान दिए थे और कई ऐसे कदम उठाए थे जिनकी चर्चा आगे विस्तार से होगी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि खालिदा जिया पूरी तरह भारत के खिलाफ थीं, ऐसा कहना भी अधूरा सच होगा, क्योंकि वो भारत से ज्यादा बांग्लादेश के हितों को लेकर सोचती थीं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह आपको आगे चलकर समझ में आएगी। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने चीन के साथ रिश्तों को किस तरह मजबूत किया, कैसे चीन से हथियारों की खरीद शुरू हुई और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेश में किस तरह पनाह मिली। इन सभी पहलुओं पर चर्चा आगे होगी और यहीं से इस पूरी कहानी की असली परतें खुलनी शुरू होंगी। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि खालिदा जिया के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सा बयान दिया है, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनके जाने पर क्या कहा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी बयान सामने आ चुका है और मोहम्मद यूनुस ने उनके निधन पर जो कहा है उसे सुनना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन बयानों के बीच कई संकेत छुपे हुए हैं। इसके बाद हम खालिदा जिया के उस बेहद चौंकाने वाले राजनीतिक सफर को जानेंगे, जहां साल 1971 में पाकिस्तान की सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। कई महीनों तक वो पाकिस्तानी सेना की कैद में रहीं और एक दौर ऐसा भी आया जब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उस घटना की परतें भी आगे खुलेंगी। फिर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कानूनी मुश्किलें थीं जो उन्हें जेल तक ले गईं, उन्हें सजा क्यों सुनाई गई और ये पूरा मामला किस तरह राजनीति और कानून के बीच उलझता चला गया। इतना ही नहीं, सत्ता में वापस लौटने की जिद उनके भीतर आखिरी वक्त तक बनी रही। यही वजह थी कि जब वो वेंटिलेटर पर मौजूद थीं, तब भी आने वाले चुनाव के लिए उनके नाम से चुनावी नामांकन दाखिल किया गया और ये फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में आगे आपको ऐसी ऐसी दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारियां मिलने वाली हैं जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश की धरती पर एक पाकिस्तानी से हाथ मिलाकर जयशंकर साहब ने कैसे बवाल खड़ा कर दिया। तो ढाका की धरती पर एक भावुक माहौल के बीच कूटनीति का ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींच लिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की संसद के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की आमने सामने मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और कुछ पल बातचीत भी हुई। ये मुलाकात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई। इस तस्वीर को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के माहौल में ये दृश्य कूटनीतिक हलकों में खास संदेश देता है। दिलचस्प बात यह रही कि इस मुलाकात की तस्वीर न भारत की तरफ से साझा की गई और न पाकिस्तान की तरफ से, जो अपने आप में एक रणनीतिक चुप्पी मानी जा रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान के शीर्ष स्तर के नेता सार्वजनिक रूप से मिले। इसी वजह से ये दृश्य प्रतीकात्मक से कहीं आगे जाकर रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। कूटनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा ताकत तस्वीरों की होती है और ढाका की ये तस्वीर लंबे समय तक याद रखी जाएगी। मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तल्ख दौर से गुजर रहे थे। एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से दूरी बनाए रखी थी। ट्रॉफी समारोह में भी भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच ठंडे रिश्तों को और ठोस रूप दे दिया था। ऐसे माहौल में ढाका में हुआ ये हैंडशेक अपने आप में एक संदेश बन गया। जयशंकर साहब की यह यात्रा ढाका के लिए एक स्पष्ट संदेश मानी जा रही है कि भारत बदलते राजनीतिक हालात में भी संवाद के दरवाजे खुले रखना चाहता है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे दक्षिण एशियाई देशों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस समारोह को क्षेत्रीय महत्व भी दिया। शेख हसीना की सत्ता से विदाई और मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडक महसूस की जा रही है। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताएं खुलकर सामने आई हैं। ऐसे माहौल में जयशंकर जी की यह यात्रा और खालिदा जिया के परिवार से मुलाकात भारत की नई आउटरीच रणनीति के तौर पर देखी जा रही है। एस जयशंकर ने ढाका पहुंचकर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र सौंपा और भारत सरकार तथा भारतीय जनता की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की। जयशंकर ने कहा कि खालिदा जिया के विचार और आदर्श भविष्य में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को दिशा देते रहेंगे। ये बयान उस कड़वे इतिहास के बावजूद आया जिसमें खालिदा जिया का भारत को लेकर रुख सख्त रहा। बता दें कि बांग्लादेश की राजनीति दशकों तक दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ने सैन्य शासन के खिलाफ साथ संघर्ष किया। बाद में दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गईं। इस दौर को मीडिया ने बैटल ऑफ बेगम्स नाम दिया। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को जलपाईगुड़ी में हुआ था। मुक्ति संग्राम के दौरान उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में रखा। बाद के वर्षों में जेल, बीमारी और राजनीतिक संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा बने। ढाका में हुआ यह अंतिम दृश्य, जन सैलाब और कूटनीतिक हैंडशेक, इतिहास के एक अध्याय को बंद करते हुए नए संकेत छोड़ गया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि खालिदा जिया को क्यों भारत विरोधी कहा जाता था। तो भारत को लेकर खालिदा जिया का रुख ज्यादातर समय टकराव वाला रहा था। वो बार बार कहती थीं कि बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का विरोध किया। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए यह रास्ता चाहता था। खालिदा जिया का कहना था कि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा होगा। प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का विरोध किया। उनका मानना था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उन्होंने भारतीय ट्रकों को बिना टोल टैक्स चलने देने का भी विरोध किया। उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को आगे बढ़ाने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि यह संधि बांग्लादेश को कमजोर बनाती है। वो अक्सर कहती थीं कि उनकी पार्टी बीएनपी बांग्लादेश को भारत के दबदबे से बचाने के लिए काम कर रही है। 2018 में एक रैली में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को भारत का राज्य नहीं बनने दिया जाएगा। यानी खालिदा जिया का राजनीतिक दौर भारत के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा। उनके शासन में ढाका बीजिंग के और करीब गया और चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता बना। हालांकि खालिदा जिया को अक्सर भारत विरोधी नेता के रूप में देखा गया, लेकिन उनकी नीति पूरी तरह भारत के खिलाफ नहीं थी। उनका रुख लेन देन पर आधारित था। उनका मानना था कि अगर बांग्लादेश भारत को कोई रणनीतिक या भौगोलिक सुविधा देता है तो बदले में बांग्लादेश को भी ठोस लाभ मिलना चाहिए। इसी सोच के तहत वो कहती थीं कि भारत को ट्रांजिट या रास्ता देने से पहले तीस्ता नदी के पानी का समझौता होना जरूरी है। उन्होंने फरक्का बैराज को लेकर भी भारत की खुलकर आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे बांग्लादेश को गंगा का पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा था कि भारत ने जानबूझकर अधिक पानी छोड़कर बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया। इन मुद्दों पर उनकी भाषा सख्त रही, लेकिन ये सख्ती रणनीतिक दबाव बनाने की राजनीति का हिस्सा मानी जाती थी, न कि भारत से पूरी तरह टकराव की नीति। भारत से दूरी बनाए रखने के साथ साथ खालिदा जिया ने चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को तेजी से मजबूत किया। उनके 2002 के कार्यकाल में बांग्लादेश ने चीन से टैंक, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदे, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं। भारत ने आरोप लगाया कि उस समय की बीएनपी सरकार पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेश में पनाह दे रही है।
और खालिदा जिया ने पहले कुछ ऐसे संगठनों को स्वतंत्रता सेनानी जैसा दर्जा भी दिया था। हालांकि 2012 के बाद उनके रुख में बदलाव दिखा। दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य की बीएनपी सरकारें भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बांग्लादेश की जमीन से नहीं होने देंगी। इसके बाद भारत के साथ संवाद बेहतर हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकातें हुईं। 2015 में ढाका दौरे के दौरान मोदी ने उनसे मुलाकात कर यह संकेत दिया कि रिश्तों में तनाव के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रखे जाएंगे। अब खालिदा जिया की विदाई के साथ बांग्लादेश एक नए मोड़ पर खड़ा है और भारत साफ संकेत दे रहा है कि वो इस मोड़ पर चुप दर्शक बनकर खड़ा रहने वाला नहीं है। अब जानते हैं कि खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी, शहबाज शरीफ, शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या कहा है। तो खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि खालिदा जिया के जाने से बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया है जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक काम किया और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और भारत की जनता इस कठिन समय में खालिदा जिया के परिवार और पूरे बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों का असर बांग्लादेश की राजनीति और समाज पर लंबे समय तक रहा। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2015 में ढाका में खालिदा जिया के साथ हुई उनकी मुलाकात आज भी उनकी स्मृतियों में ताज़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया के जाने से बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया है जिन्होंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बेगम खालिदा जिया का बांग्लादेश के विकास और तरक्की में बड़ा योगदान रहा है और उनकी राजनीतिक विरासत को लंबे समय तक याद किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि खालिदा जिया पाकिस्तान के प्रति हमेशा सकारात्मक और सहयोगी रुख रखती थीं। पाकिस्तान सरकार ने इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े होने की बात कही और खालिदा जिया के परिवार, उनके करीबियों और पूरे बांग्लादेश के लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख जताया और कहा कि उनके जाने से बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। अपने शोक संदेश में शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया ने देश के लिए अहम योगदान दिया और लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया का निधन न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीतिक जिंदगी के लिए बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए भी एक बड़ी क्षति है। शेख हसीना ने खालिदा जिया की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और उनके बेटे तारिक रहमान तथा पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उनकी नमाज़े जनाजा वाले दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि तानाशाही और फांसीवादी सोच के खिलाफ खालिदा जिया का नेतृत्व अडिग रहा। जब भी लोकतंत्र संकट में पड़ा, उन्होंने लोगों को दिशा दी। उन्होंने आज़ादी की भावना को मजबूत किया। यूनुस ने देशवासियों से संयम और एकजुटता की अपील की ताकि कोई अस्थिरता फैलाने की कोशिश न कर सके। अब जरा खालिदा जिया के चौंकाने वाले राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं जो किसी भी इंसान का दिमाग हिला देगा। तो खालिदा जिया का राजनीतिक सफर बांग्लादेश के इतिहास की सबसे उथल-पुथल भरी कहानियों में गिना जाता है। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। जुलाई से दिसंबर तक वे पाकिस्तानी सेना की कैद में रहीं। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद खालिदा जिया को आज़ादी मिली। ये कैद उनके जीवन की दिशा तय कर गई। इसी दौर ने उन्हें सत्ता के संघर्ष और प्रतिरोध की राजनीति के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। रिहाई के बाद खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन लगातार टकराव, आंदोलनों और हिंसक घटनाओं से घिरा रहा। सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सड़क की राजनीति से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। साल 2015 में ढाका में मेयर चुनाव के प्रचार के दौरान उनके काफिले पर गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई। इस हमले में वे बाल बाल बचीं। ये घटना बताती है कि बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता की लड़ाई कितनी खतरनाक हो चुकी थी। खालिदा जिया हर हमले के बाद और सख्त होकर उभरी। खालिदा जिया की कानूनी मुश्किलें
8 फरवरी 2018 को उस समय चरम पर पहुंची जब ढाका की स्पेशल कोर्ट ने जिया अनाथालय ट्रस्ट के नाम पर सरकारी धन के गबन के मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। इसी मामले में उनके बेटे तारिक रहमान और अन्य 5 आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 2.1 करोड़ बांग्लादेशी टका का जुर्माना भी लगाया था। खालिदा जिया ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 30 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी। इसके बाद खालिदा जिया ने लीव टू अपील के जरिए सीधे सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया, मगर कानूनी प्रक्रियाओं और राजनीतिक हालात के चलते मामला लंबे समय तक लटका रहा। करीब 5 साल तक चली कानूनी खींचतान के बाद हालात उस समय बदले जब शेख हसीना के तख्ता पलट के एक दिन बाद 6 अगस्त 2024 को खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वे बेहतर इलाज के लिए लंदन चली गईं, जहां 4 महीने तक रहने के बाद 6 मई को वे बांग्लादेश वापस लौटी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग लगातार खालिदा जिया पर पाकिस्तान समर्थक होने के आरोप लगाती रही। अवामी लीग का दावा था कि बीएनपी ने जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिन पर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ देने के गंभीर आरोप रहे हैं। इन आरोपों ने बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया को लेकर ध्रुवीकरण और टकराव को और गहरा कर दिया। खालिदा जिया की तबीयत बेहद नाजुक थी, वे वेंटिलेटर पर थीं। इसके बावजूद उन्होंने चुनावी मैदान छोड़ने से इनकार किया। सोमवार 29 दिसंबर को उनके नाम पर चुनावी नामांकन दाखिल किया गया। दोपहर करीब 3 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेता बोगुरा 7 सीट से उनका नामांकन पत्र लेकर पहुंचे। ये फैसला भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बेहद अहम था। ये साफ संकेत था कि खालिदा जिया आखिरी सांस तक राजनीति से जुड़ी रहीं। बोगुरा 7 सीट का बीएनपी के लिए खास महत्व रहा है। इसी इलाके में पार्टी के संस्थापक और खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान का घर रहा। खालिदा जिया ने 1991, 1996 और 2001 में इसी सीट से जीत दर्ज की थी। ये सीट उनके राजनीतिक अस्तित्व और विरासत का प्रतीक बन गई थी। इसी वजह से गंभीर बीमारी के बावजूद पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बेगम खालिदा जिया को 31 दिसंबर शाम 5 बजे सुपुर्दे खाक किया गया। उन्हें संसद परिसर स्थित जिया उद्यान में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया। जनाजे में पूरे देश से करीब 10 लाख लोग उमड़े। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार देश के इतिहास में इतना बड़ा जनाजा पहले कभी नहीं देखा गया। जनाजे की नमाज से पहले बेटे तारिक रहमान ने खालिदा जिया के ताबूत के पास खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता, विदेशी प्रतिनिधि और समाज के हर वर्ग के लोग इस अंतिम विदाई में शामिल हुए। ये जन सैलाब खालिदा जिया की राजनीतिक पकड़ और जनाधार की गवाही देता रहा। 80 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका जाना बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। हजारों लोगों की भीड़, आंखों में आंसू, हाथों में दुआ और दिल में यादें, पूरा ढाका गम और भावनाओं से भरा दिखा। खालिदा जिया का निजी जीवन भी उतना ही चर्चा में रहा जितना उनका राजनीतिक सफर। उनके परिवार में उनके बड़े बेटे तारिक रहमान, 2 बहुएं और 3 पोते पोतियां हैं। उनके छोटे बेटे अराफात रहमान कोको का साल 2015 में मलेशिया में निधन हो गया था, जिसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा आघात पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अराफात की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। बताया गया कि वे तैराकी या हल्की एक्सरसाइज के बाद अचानक असहज महसूस करने लगे और फिर कार्डियक अरेस्ट आ गया। खालिदा जिया का जन्म 1945 में जलपाईगुड़ी में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिनाजपुर मिशनरी स्कूल से की और 1960 में दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई, जिसका असर आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई दिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।